अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मतुल मुबारक 2 मुहर्रम हराम 1445 हिजरी, जुलाई की 21 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वीकेंड एंड यप इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग। इसका मतलब लास्ट शो ऑफ द वीक एज वेल एंड इट्स अ ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची। ह्यूमिड मॉर्निंग, यस। और पसीने जो हैं वो छूट रहे हैं बुरी तरह, लेकिन जो खुशखबरी है, गुड न्यूज है कराची वालों के लिए, वो ये कि आज कुछ बारिश की पेशगोई जो है वो की जा रही है कि आज अच्छी बारिश हो सकती है कराची के होपफुली मुख्तलिफ इलाकों में। कल कराची के जो सबर्बन टाउन्स हैं और शहर, मेन स्ट्रीम शहर से दूर जो इलाके हैं जिसमें काठोर हो गया, कब्जा कॉलोनी हो गया, इन सब में कल कुछ बारिश हुई है, लेकिन मेन सिटी में जो है वो ज्यादा बारिश नहीं हुई। कुछ जगहों पे बूंदाबांदी वगैरह और फुहार जो है वो पड़ी है, लेकिन आज इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन हियर टुडे। लेट्स सी व्हेदर दैट कम्स ट्रू और नॉट। 7:29 वो लेट स्टार्ट टुडे, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं, बट आई एम गुड टू बी बैक ऑन माई होम टर्फ। अपनी होम टर्फ में जो है वो वापस आ गया हूं मैं एंड या कराची स्टूडियो, हियर इट इज आफ्टर 3 अमेजिंग डेज इन लाहौर। लाहौर में बहुत ही अच्छा और जबरदस्त टाइम गुजारने के बाद इट्स गुड टू बी बैक, नो डाउट अबाउट दैट। अभी वहां भी अच्छा टाइम रहा, लेकिन जाहिर है घर की तो फिर बात ही और है। चलें, ये प्रोग्राम है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस मुझे कुछ यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये करने वाला हूँ कि मैं बढ़ रहा हूँ एक ब्रेक की जानिब, जो कि एक मुख्तसर ब्रेक है, 1 मिनट से कुछ जायद का, और फिर उसके बाद वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग, सो हियर वी गो। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड चलें जी जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। आज थोड़ी सी हो गई है देर, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें। तहसीन अमजद साहब, अरे अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज आया हुआ है आज, क्या बात है भाई, जबरदस्त। खैरियत तो है सर, आप तो हमसे रूट के चले गए थे, आज आपने फिर जो है वो हैशटैग के साथ मैसेज कर दिया, लेकिन बहरहाल हम आपको कहेंगे बहुत ही खुले दिल के साथ वेलकम बैक, खुशामदीद। चलें जी, बिस्मा सोलंकी जो अपनी इजाद के बाईस अमरीकी इदारे खलाई इदारे नासा की खुसूसी दावत पर 10 रोज के लिए अमरीका गई हुई हैं। आज उन्होंने अमरीकी इदारे नासा की खलाई लेबोरेटरी का दौरा किया। चलें जी, बहुत अच्छी बात है और दिस इज क्वाइट कूल। और चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। तहसीन अमजद साहब कहते हैं हेलो अदील भाई, वेलकम टू कराची, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। इसके अलावा मोहम्मद वसीम कहते हैं एक्साइटेड टू स्टार्ट 8-day ट्रिप जीप ट्रैकिंग टू करोम्बर लेक सिचुएटेड इन द गिजर वैली हैविंग पैसेज टू ब्रोघाल वैली चित्राल। इट इज द सेकंड हाईएस्ट लेक 4,300 meters of Pakistan after Rush Lake 4,694 meters. रिमेंबर इन प्रेयर्स फॉर सेफ एंड मेमोरेबल जर्नी। क्या बात है भाई, बहुत आला, जबरदस्त। वसीम से अभी मुलाकात भी हुई थी लाहौर में ट्रिप के दौरान, और ये काफी प्रो ट्रैकर हैं, इनको ट्रैकिंग करने का जो है बहुत शौक है। तो वहां पे उन्होंने जिक्र भी किया था अपने इस सफर का, करोम्बर लेक। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस लेक का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब आपसे सुन लिया, और इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो फिर आपसे जो है वो इसकी हम तस्वीरें वगैरह भी जो है वो देखेंगे। गिजर जो एक एरिया है गिलगित बल्तिस्तान में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें से दिस इज वन ऑफ दोस, और इट्स अ वेरी हाई एल्टीट्यूड लेक व्हिच इज लोकेटेड इन द इश्कोमान वैली। वेरी नाइस। ओके, कहते हैं इट्स द 30th, अब मैं विकिपीडिया खोल के बैठा हूँ, ज़ाहिर है मुझे जब नाम मैंने अभी सुना है तो ज़ाहिर है फिर आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। कहते हैं दिस इज द 33rd हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड फॉल्स इन द हिंदू कुश हिमालय रीजन
which is world's richest biodiversity region. क्या बात है. चलो भाई, गुड गुड, भेजो तस्वीरें, शाबाश, वापस आओ और खैर से जाओ, खैर से आओ. आमीन. आगे बढ़ते हैं जी. जावेद साहब खबर शेयर की है आपने. Jury awards $800,000 to Florida family whose daughter got second degree burn from McDonald's chicken nugget. यार ये अमेरिका में ना बड़ी गेम है. ये वाली गेम जो है ना अमेरिका में ये काफी ज्यादा है. आपको पता है कि मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि जो अक्सर कॉफी के मग्स में लिखा हुआ होता है हॉट कंटेंट, बी केयरफुल, इस तरह की बातें क्यों लिखी हुई होती हैं? इसलिए लिखी हुई होती हैं क्योंकि इस पे बड़ा मशहूर केस हुआ था. मैकडॉनल्ड्स पे केस कर दिया गया था कि कॉफी मेरे ऊपर गिर गई, आपने वार्न नहीं की थी कि कॉफी जो है वो गर्म है. और उसमें वाकई वो केस जो है वो साहब अब से काफी अर्से पहले की बात है, वो जीतने में भी कामयाब हो गए थे. मैकडॉनल्ड्स को एक बहुत बड़ी पेनल्टी जो है पे करना पड़ेगी. लेकिन अभी जो ये खबर आई है वो ये आई है कि अ ज्यूरी in the Broward County in Florida awarded $100,000 in damages to a family whose daughter was burned from a McDonald's chicken nugget. Okay. The jury deliberated for 2 hours on Wednesday before setting the amount. The news comes after McDonald's and the franchise owner Upchurch Food were found at fault in May. I'm actually just happy that they listened to Olivia's voice and the injury was able to decide a fair judgment. I'm happy that चलें उन लड़की की मदर कह रही हैं. Wow, the family had asked for $15 million in damages. Wow, man, amazing. खैर चलें जी. अमेरिका में ना आप जैसे कभी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जगह जगह आपको ना अटॉर्नीज के बोर्ड नजर आ रहे होंगे. अरे वही यार, सॉल गुडमैन, बेटर कॉल सॉल, ब्रेकिंग बैड, उसी तरह के वकील आपको जो है ना वहाँ पे उनके होर्डिंग्स जगह जगह इंटरस्टेट हाईवेज पे जो है वो नजर आ रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कुछ मसला हो अभी बताएं, अभी सूट फाइल करते हैं, अभी केस फाइल करते हैं, अभी पैसे निकलवाते हैं उनसे. सोचें यार अगर ये चीज कभी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाए. एक तो ये कि हाँ अमेरिका में क्योंकि जूरी ट्रायल होता है एक दिन में समाअत होके खत्म. पाकिस्तान में तो तारीख मिलते मिलते जो है वो जो बच्ची है जिसके मुंह जल गया होगा ये मैकडोनल्ड चिकन नगेट खा के, क्या नाम है, गर्ल का नाम लिखा हुआ है कुछ, ओलिविया, मेरे ख्याल से ओलिविया बुढ़ी हो जाएगी तब जाके जो है ना वो सेशन कोर्ट से फैसला आएगा और फिर जाके वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा. तो ओलिविया के जो पोते और नवासे हैं उनको शायद कॉम्पनसेशन मिल जाए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एज ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के लीडरान की उम्रें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है. हु इज द यंगेस्ट लीडर देयर? साना मारिन इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर बाय द वे, फिनलैंड की. मोहम्मद शी इज 37, मोहम्मद बिन सलमान 37. मेरे ख्याल से पिछले साल का लग रहा है मुझे ये डेटा, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही है. बट बहरहाल रजब तय्यब एर्दोगान इज 69, किंग सलमान इज 87. ओके नाइस. मोहम्मद बुहारी, हाँ ये पुरानी लिस्ट है यार, मोहम्मद बुहारी अब थोड़ी है प्रेसिडेंट नाइजीरिया के. आगे बढ़ते हैं भाई. थैंक यू. एंड फ़हीम साहब थैंक यू सो मच, आपने वालदैन के लिए बेहतरीन दुआ जो है वो की है और बहुत शुक्रिया आपने ये भेजी है. और ये दुआ जो है आपको पता है कि हम नमाज में भी जो है अक्सर लोग दुरूद शरीफ के बाद जो है पढ़ रहे होते हैं. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई. बिलाल अहमद साहब कहते हैं ये पेट्रोल पंप की हड़ताल वाला क्या मामला है? यार पेट्रोल पंप की हड़ताल का ये मामला है बिलाल के, वो उन्होंने तो खैर बड़ा तफसीली उस पर जो है ना वो लेटर लिखा है. वो ये कहते हैं जी इन्फ्लेशन भी है तो काइबोर भी है और CPI भी है, सब कुछ उन्होंने लिख दिया है कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज गॉन अप. और आपको ये बात पता होगी कि यूटिलिटी, बिजली की कीमतें, ये सारी चीजें, आपको पता है कि जो पेट्रोल पंप्स का मार्जिन होता है फी लीटर वो फिक्स्ड होता है, वो एक सर्टेन नंबर पे फिक्स हुआ हुआ है. अब पेट्रोल की कीमत चाहे 500 हो जाए या 100 हो जाए, पेट्रोल पंप वाले का जो है ना मार्जिन फिक्स है. तो वो ये कह रहे हैं कि इतना जो, और ये कहते हैं कि मार्जिन सेट हुए हुए, मार्जिन या अप्लाई हुए हुए काफी अरसा गुजर गया है. द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज गॉन अप कंसिडरेबली सिंस देन. तो वो चाहते हैं कि उसमें इजाफा हो जाए और उसके लिए जो है वो कल से हड़ताल करने का इरादा रखते हैं, ऐलान कर दिया है उन्होंने. अब देखते ही हैं कि आज कुछ गवर्नमेंट एक्शन में आती है, कुछ उनकी बातें वगैरह मानती है या क्या होता है. बट आई थिंक अगर ऐसी हड़ताल वाकई हो जाती है सो दैट्स गोइंग टू बी बिग इशू. अभी इन पेट्रोल पंप्स बंद हो जाना, लेट्स सी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट डिस्पाइट ऑफ वर्स्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज इन द कंट्री वेयर कॉमन पीपल आर हाईली डीमोटिवेटेड, you are still doing the show with positivity. अच्छा, may Allah give you strength to continue spreading positivity. Thank you so much यार, बहुत शुक्रिया. अगर आपको वाकई ऐसा लगता है
कि मैं अभी इन हालात में भी पॉजिटिव हूँ. वेरी नाइस, थैंक यू. और क्या सीन है भाई? हाँ, ये बिल्कुल खबर आई है भाई, ये अताउर रहमान साहब ने की, और ये कल रात में ये खबर आई थी कि एक रशियन जर्नलिस्ट जो है उसको एक्सपेल किया गया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ इज विजिटिंग पाकिस्तान, और कल उन्होंने बिलावल भुट्टो से जो है वो मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान जो प्रेस टॉक होनी थी उसमें देयर वाज अ रशियन जर्नलिस्ट एज वेल, और कहते हैं ये बेसिकली ही इज द इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ टास, रशियन जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है टास, उसके ये कॉरेस्पॉन्डेंट थे, और इनका नाम है रुसियान बेकनियाजोव. ओके, और बेकनियाजोव, रुसियान बेकनियाजोव, ये तो मुसलमान नाम से लग रहा है वैसे वाकई. उसको ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द प्रेस रूम, और वो जो बेसिकली रशियन यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने कहा था कि नहीं यार, आई डोंट वांट एनी रशियन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. कहते हैं जी रशियन एम्बेसी ने जो है वो इस पे एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, एंड आई थिंक दिस इज अ प्रीटी ये पाकिस्तान जो है ना वो इस मामले में न्यूट्रल रहे, ये बेवकूफ़ वाली हरकतें ना करें हमारे यहाँ. वो ज़ाहिर है यार, जब एक मायोपिक व्यू वाले लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता है छोटे छोटे बच्चों से हमने उनको बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां जो हैं पकड़ा दी हैं, तो मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो जरदारी सेक्रेटरी खारजा को कोई भी मसला होता है तो वो डिप्लोमेसी के हवाले से कोई प्रॉब्लम होती हो तो वो सेक्रेटरी खारजा से पूछते हैं या अयाज सुमरो से पूछते हैं, मुझे नहीं पता. लेकिन बहरहाल आई थिंक इफ दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, दिस इज नॉट गुड. ओके जी, इसके अलावा अता साहब ये भी कहते हैं जी पूरा पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक है. जी हाँ बिल्कुल जी, माशाल्लाह वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं उनको एक और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो बरी हो गए हैं, और माशाल्लाह इनकी बरियत का सिलसिला जो है जब से वजीर आजम ये बने हैं वो शुरू हुआ है और वो चल रहा है और वो जारी है. तो ये है सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है? एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई आईसीसी वर्ल्ड कप का प्रोमो देखा, सिर्फ इंडिया ही नजर आया, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका साइड रोल में, पाकिस्तान सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट की तरह नजर आया. भाई जूनियर आर्टिस्ट भी जो विलन वाले जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, हर चीज में रोते धोते पाकिस्तानी आपको जो है वो नजर आए. एंग्विश, मैच हार गया, इंडियंस आके पाकिस्तान का दिल रख रहे हैं, नॉल खुदा की कसम. लाइक बाइस्ड, हमें पता है आईसीसी बाइस्ड है, ये इंडिया का वर्ल्ड कप है, लेकिन इतने बाइस्ड यार, खुदा की कसम, क्या कह सकते हैं. वलीद मुगल कहते हैं आफ्टर अ ईयर पाकिस्तान वन द टेस्ट मैच. जहां बिल्कुल जी एग्जैक्टली डॉट, पिछली बार भी 20 जुलाई को पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच जीता था, और कल जो है वो पाकिस्तान मैच जीता. ज़ाहिर प्रोग्राम में आगे चल के तफसील जिसके हवाले से हम बात करेंगे. बेहतरीन फतह पाकिस्तान की जो है वो ये रही है, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि वो जो गोल टेस्ट हम 20 जुलाई को जीते थे, उसके बाद से फिर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी नहीं रही, और इस फतह तक पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट मैच जो है वो नहीं जीता था, और अपने होम ग्राउंड पे 5 टेस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान जीतने में नाकाम रहा था. सो या लेट्स सी, आई होप कि इट वोंट बी दैट बैड दिस टाइम, इवन दो बहुत ज्यादा हम टेस्ट मैचेस खेल नहीं रहे, और जो टेस्ट मैच होने उसमें भी 3 ऑस्ट्रेलिया में होने, जहाँ पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई इतना खास है नहीं. बट अच्छी. जाहिदा शाहीन कहती हैं भावलपुर में मुसलसल 2 रोज से दरमियानी दर्जे की बारिश हुई, हमने खूब एंजॉय किया. हल्की बारिश के साथ फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर के चंद खूबसूरत मनाजिर. यार इज वेरी नाइस. चले आपकी वो जो कहते हैं ना कि आपकी वो जो परेशानी के आप मैसेजेस कर रही थी भावलपुर में गर्मी के हवाले से, वो अब जो है जरा मुझे लग रहा है कि कम हो जाएंगे. बहुत अच्छी बात है ये. और क्या सीन है? आदिल भाई कासिम के अब्बा पकड़े जाएंगे. भाई कासिम के अब्बा मुनीब का सवाल आया है, वो इवेंचुअली तो पकड़े जाएंगे जाहिर है. अब वो कोई भी जैसे अंदाज अपना का एक डायलॉग था ना, जब वो थाने का इफ्तिताह होता है वो टीकू तुलसानिया के, तो उस पर वो कहता है ना कि अब आप इस पे कोई अच्छी सी दफा लगा के इसको जेल में डाल दें. तो इमरान खान का भी यही सीन है कि ये भी यही चाह रहे हैं कि कोई अच्छी सी दफा लगा के इसको जेल में जो है ना डाल दें. बिकॉज जेल में डालना है इवेंचुअली. नहीं, कुछ चीजें ऑलरेडी कहते हैं ना कि अजर मिन शम्स हैं कि क्या क्या होना है, और इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शन से पहले क्या होगा. अब ये जो इन्होंने केस बना दिया है कि जी साइफर के ऊपर, कल आपने देखा, बल्कि हम जब खबरों पे नजर डालेंगे तो जी इमरान खान 14 साल अंदर होंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो है वो इन्होंने वायलेशन की है. वो अजीब टेढ़े मेढ़े जो भी केस बना के जो है वो इमरान खान पे डाल देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मकसद यही है कि उनको किसी तरह इलेक्शन दूर रखा जाए. बिकॉज एवरीबडी नोज यार, एवरीबडी नोज. आई मीन मैं लाहौर गया, लाहौर देख के ऐसा लग रहा है कि लाहौर की सबसे मकबूल पार्टी IPP है. मेरे ख्याल से लाहौर का कोई एक खंबा ऐसा नहीं है जहां पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा ना हो. लाहौर जाने से पहले मैंने कहा था कि हर झंडा उतार के एक सपोर्टर को भी पकड़ा दिया जाए तो फिर कुछ झंडे बच जाएंगे. लेकिन वहाँ इतने झंडे थे कि मेरे ख्याल से
हर झंडा उतार के अगर इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी दे दिए जाएं तो फिर शायद उतने झंडे ही दोबारा खंभों पे लग जाएंगे. समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लाइक इतने झंडे लगे हुए हैं. सो दैट डजंट रियली मैटर. आई मीन जो भी इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू जो भी चीज लेकर आ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से कल की जो परसों से जो डेवलपमेंट हुई है, आजम खान वाली जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद से लग यही रहा है कि अब ये चीज के जी कोई भी काउंटर नैरेटिव दे के इमरान खान को अनपॉपुलर करने वाली गेम तो नहीं चल रही है. वो तो मेरे ख्याल से आई थिंक अवाम नहीं सुन रही है ज्यादा. लेकिन अब यही है कि कोई अच्छा सा केस बना के अंदर किया जाए इनको, ताकि यार इनको इलेक्शन वाली गेम से जो है ना वो बाहर रखा जाए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फराज कहते हैं सलाम बैक टू कतर आफ्टर हॉलीडे. कराची इज अमेजिंग. गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो एंड अदर फ्रूट सीन एवरीवन लाइक फेस्टिव सीजन. फूड ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं. रोटिसेरी चिकन इज माय फेवरेट प्लेस. बारबेक्यू टुनाइट पे नॉर्मल डेज में ईद वाला रश होता है. वाह भाई जबरदस्त. और कोई चीज सर आप जरा देख लेते हैं. और कोई अपनी ट्रैवलॉग में नहीं. अच्छा और कुछ भी नहीं है. हाँ यार बारबेक्यू टुनाइट माशाल्लाह क्या बरकत है भाई इस बंदे के. कितने साल हो गए बारबेक्यू टुनाइट को, लेकिन अभी तक रौनक वहां पे रहती है. और जबकि कितने कंपेरेटर्स भी आ गए. इन लोगों ने कुलाची खुलने की वजह से बारबेक्यू टुनाइट का कुछ वैल्यू कम हो गई, रश कम हो गया. लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक द ब्रांड इक्विटी स्टिल क्वाइट स्ट्रॉन्ग. और या अमेजिंग फूड मैन, अमेजिंग फूड. कल मैं किसी ग्रुप में, किसी ने पता नहीं हमारा कौन सा ग्रुप था, उसमें किसी ने कहा कि टेल अस सम गुड ईटिंग प्लेस इन कराची. मैंने कहा गो एनीवेयर इट्स गुड. वाह, इससे कंसाइज जवाब मैं दे सकता था क्या. हसन शेख कहते हैं इन 2014 नेटफ्लिक्स स्पेंड जीरो ऑन मार्केटिंग इट्स डीवीडी रेंटल बिजनेस बट ओवर 6 मिलियन पीपल स्टिल यूज्ड इट. क्या बात है यार. बाय द वे नेटफ्लिक्स से ईमेल आ गई आपको? आ गई है ईमेल भाई. उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी जो है वो अपना पासवर्ड शेयरिंग वाली चीज को डिसेबल कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है. सो अब आप जो मल्टीपल डिवाइसेस पे जो पासवर्ड्स होते थे, अब आप वो चीज मल्टीपल डिवाइसेस नहीं, मल्टीपल पीपल यूज कर रहे थे. यानी मेरा अपना पासवर्ड है तो मैं अपने इस पासवर्ड से अपनी मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर सकता हूँ. अब इसको किस तरह वो इम्प्लीमेंट करेंगे, नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन कि इनको करना क्या है. बट ठीक है यार, ठीक है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी. और ये एक बहुत कैलकुलेटेड स्टेप है. चलें इस पर आगे चल के भी जरा बात करेंगे, बिकॉज अभी मैंने काफी देर से मैं बातें कर रहा हूँ एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक एज वेल नाउ. और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. कौन सा चलाएं? ये वाला गाना चला देते हैं. चलें. This is Zuhaib Hassan and Zoe Wikaji with Jana. Catch you at the other side of the song. There's no break by the way, 7:45 का. So इस गाने के फौरन बाद तकरीबन 8:52 पे जो है मैं वापस आता हूँ 52-53 पे. और फिर आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. Don't go anywhere and keep listening. Alright, चलें जी. बाकी का सीन है कि अब हम बढ़ने वाले हैं थोड़ी सी देर में आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. लेकिन अभी आई वॉज रीडिंग आई वॉज लिसनिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज. और ये मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं रीट्वीट भी कर देता हूँ. और ये बेसिकली है हम न्यूज उर्दू की जानिब से. हम न्यूज जो न्यूज चैनल है उनके जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जाहिद गिशकोरी साहब, जो कि काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं. इससे पहले समा टीवी से जो है वो वाबस्ता थे, लेकिन अब उनका ताल्लुक जो है वो हम न्यूज के साथ है. और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो ये बताई है कि इस वक्त न्यूयॉर्क में एक जो सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी जो गोल्स है उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी. और जिसका फोकस जो है वो गरीब ममालिक के ऊपर जो था वो खास था. और कहते हैं कि ये जितने भी गरीब ममालिक के लोग थे, जो जितने भी ममालिक के जो मिशंस थे वो एक या दो शख्सियात पर मुश्तमिल थे. लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान ने 25 अहम शख्सियात पर मुश्तमिल जो है वो अपना वफ्द भेजा. और न्यूयॉर्क के 3 पुरतायुश होटल्स में जो है वो इन्होंने क़याम किया. अब मैनहट्टन के जरा होटल्स की जाके आप अगर प्राइसेस चेक कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी. और कहते ये हैं जी गिशकोरी साहब के इवेंट ख़त्म भी हो चुका है, अभी भी वहाँ पर मुकीम है, होटलों में क़याम है, किराए पर गाड़ी ली हैं, गैर मुतल्लिका अफराद की भी मौजें हैं. और कहते हैं जी एक सेनेटर साहब हैं जिनकी फैमिली के 6 अफराद जो हैं वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं. अच्छा जाहिर है
जब इनसे पूछा जाएगा, इसमें शाजिया मरी भी शामिल हैं, मौला बख्श चांडियो शामिल हैं, और वो जी बड़ा शोर मचाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, नूर आलम साहब वो भी वहां पर मौजूद हैं. अब इनके क्या ताल्लुक हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड सस्टेनेबिलिटी ग्लो गोल्स के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा है, इसी बात का रोना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग इसमें गैर मुतल्लिका लोग हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये असल में गशकोरी साहब बाकी वो कह रहे हैं जी हमने जो है ना वो कोशिश ये की कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे इस हवाले से रब्ता किया जाए और उनसे हमने जवाब मांगा है, लेकिन उन्होंने ना इसको डिनाई किया और ना इसको एक्सेप्ट किया. जाहिर है आपको पता है कि इसमें वही लगा बंदा आंसर आएगा कि जी ये सब लोग अपने खर्चे पर, जिस तरह आसफा भुट्टो आपको पता है कि अभी टोक्यो अपने खर्चे पर गई थी और सब कुछ अपने खर्चे पे कर रही होती हैं, तो ये भी जी शाजिया मरी इतने अमीर हैं और ये मौला बख्श चांडियो भी अमीर आदमी होंगे और ये भी अमीर आदमी होंगे, नूर आलम साहब, ये सब अपने पैसे पे जो है ना अपने खर्चे पे गए होंगे और अपने खर्चे में मैनहट्टन में रह रहे होंगे और रेंटा कार पे गाड़ियां चला रहे होंगे एंड स्टफ. लेकिन हमें भी पता है कि रियलिटी क्या है. हमें भी पता है रियलिटी ये है कि इस हुकूमत के जाने में अब तकरीबन कोई 17-18 दिन जो हैं वो रह गए हैं. तो उन्होंने कहा भाई जितना लूट सकते हो लूट लो, जितनी पार्टी कर सकते हो मुल्क के खर्चे पर, मेरे खर्चे पर, वो कर लो. पता नहीं यार IMF जहाँ इतनी चीज़ों में पाकिस्तान में अब घुस गया है यार, इस पे क्यों नहीं घुसते, वो अपनी अय्याशियाँ कम करो तुम लोग यार. बट खैर एनीवे चलें जी, गुस्सा आ जाता है यार. आज के अखबार में जल्दी से अब शामिल करते हैं खबरें. इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार. अरे मैं पता नहीं अब मेरा दिमाग कुछ अजीब सा चल रहा है आजकल. मैंने खबर ये पढ़ ली, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के नताइज के लिए तैयार. इनके अजीब सी बात है. असेंबलियां 12 अगस्त को तहलील हुई तो 12 अक्टूबर तक पोलिंग हो जाएगी. पहले टूटी तो 90 रोज में इलेक्शन. नई हल्का बंदियों के लिए 4 या 4.5 माह दरकार, हुक्काम का ये कहना है. उम्मीदवारों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला, प्लान तैयार, इजाफी अखराजात पर कार्रवाई होगी, इस्लाहात के तहत इलेक्शन होगा. आरओज के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जवाब नहीं आया. सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान की ब्रीफिंग. इलेक्शन कमीशन ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्शन के लिए 42.5 अरब मंजूर कर चुकी है. पार्लिमानी कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी. मसावी वोटर्स की बुनियाद पर हल्का बंदियां, कागजात मुस्तरद या वापस लेने पर फीस वापसी, तमाम मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़, ये वो. चलें जी, अच्छी बातें करती हैं ये सारी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से आप ज़रा इस बार जो है वो हबीब अकरम साहब को सुन लीजिएगा, क्या कमाल बोलते हैं यार. आगे बढ़ते हैं. क्या है जी, चेयरमैन PTI ने साइफर से कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया, 14 साल तक कैद हो सकती है. आजम तारड़ का ये कहना है. गफलत में दस्तावेज को नुकसान पर 2 साल की सजा. तफ्तीश मेरिट पर होगी, ताउन न किया तो गिरफ्तार हो सकते हैं. 17 जजों का सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हक में फैसला मौजूद है. यार यानी यार आजम तारड़ साहब इतनी सफाई के साथ ये बोल के चले जाते हैं. हमारे असल में ना, क्योंकि जर्नलिज्म आपको पता है कि बिल्कुल फुस हो चुकी है, काउंटर सवालात किए जाते हैं तो आपको पता है तादीबी कार्रवाइयां हो सकती हैं. इस 17 जजों ने जो सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से फैसला किया था, उसमें कोई सनसेट क्लॉज के हवाले से बात नहीं कर रहा. वो एक मखसूस वक्त के लिए एक फैसला दिया गया था. लेकिन खैर एनीवे क्या कर सकते हैं. साबिक बतौर वजीर आजम हलफ तोड़ा, जराइम साबित. आजम खान मुकर भी जाए तो क्या आइन और कानूनी शिकनी खत्म हो जाएगी. अमरीका पर इल्जाम लगाने वाले को क्या फिर गड़गड़ाते देखा. अच्छा जी, कल इमरान खान ने जो है वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आज हमारे अखबार में जो है वो इसमें कोई कवरेज इस हवाले से जो है वो वापस आई है. लेकिन नहीं, कोई मुझे इसकी ऐसी कवरेज नज़र आ नहीं रही है. मैंने नहीं, डॉन में भी इस हवाले से खबर नहीं है. फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे कहीं हो तो फिर होगी. लेकिन चलें जी. हेस्टी लेजिस्लेशन मार्स फर्स्ट सिटिंग ऑफ फेयरवेल नेशनल असेंबली सेशन. स्पीकर अलाउज पैसेज ऑफ ओवर 100 अमेंडमेंट्स विदाउट फॉर्मल प्रेजेंटेशन बिफोर हाउस. वाओ वाओ, अमेजिंग. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. एम्बोल्डन्ड बाय कन्फेशन, गवर्नमेंट गोज ऑन ऑफेंसिव. ये बेसिकली इन्होंने बात. अच्छा, इमरान खान, हाँ, डॉन ने लिखा हुआ है, साइफर डग आउट टू डिस्क्वालीफाई मी. अच्छा जी, इमरान खान कहते हैं कि बाकी सारी चीजें इनकी फेल हो रही हैं, तो अब ये साइफर वाला मामला जो है वो लेकर आए. कल इमरान खान ने अपना वर्जन जो है वो साइफर के हवाले से जो है वो प्रेजेंट किया है. और चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एक्सप्रेस की आज की लीड है, यूक्रेन को असलहा नहीं दे रहा है. बिलावल का ये कहना है. दोस्त ही मुश्किल में मदद करते हैं, पाकिस्तान ताउन करे, यूक्रेनी वजीर खारजा का ये कहना है.
चीन $2 अरब का कर्जा रीशेड्यूल करने पर तैयार, ईसीसी ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। IMF प्रोग्राम रुकने के बाद चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बार बार अपने कर्जे मौखर करता रहा। जून में भी $1 अरब 30 करोड़ का नया कर्जा फराहम किया था। कर्जा रिमेंबर, ओके जी। वजीर आजम का क्या कहना है, IT बरामदात $20 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। ओके भाई, एक और खुद कुछ धमाका हुआ है KP में। इस बार बाड़ा तहसील कंपाउंड पर खुद को हमला, 3 पुलिसकार है, 4 एहलकार समेत 4 शहीद हुए हैं, 11 अफराद जख्मी हुए हैं। और क्या सिलसिला है जी, MQM का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। चलें जी, यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद व्हेन विल कम बैक। आज तफसील से जरा खेलों के हवाले से बात करेंगे और या कैच यू इन अ बिट। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो में। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, एंड व्हाट ए आफ्टरनून दैट वाज, जबरदस्त। इनफैक्ट बल्कि आफ्टरनून भी नहीं कहूंगा, व्हाट अ मॉर्निंग दैट वाज, बिकॉज पाकिस्तान ने सुबह ही मैच जो है वो खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट। और मैं बड़ा ना परेशान हो रहा था बिकॉज मेरी फ्लाइट थी 11:15 बजे और मुझे ये परेशानी हो रही थी कि यार ये अगर आउट हो गए ज्यादा तो फिर मैं जब फ्लाइट पर जाऊंगा तो जाहिर है वहाँ तो स्कोर की कवरेज नहीं हो पा रही होगी, स्कोर का कोई तरीका जो है वो नहीं होगा। कैप्टन से तो मैं बोल नहीं सकता था कि प्लीज जरा नवाब शाह कंट्रोल टावर से या जरा मुल्तान कंट्रोल टावर से पूछ के स्कोर तो बताएं। लेकिन फिर वो होता है जहाज जैसी लैंड होता है तो फिर आप धड़कते दिल के साथ मोबाइल ऑन करते हैं और स्कोर चेक करते हैं। लेकिन द गुड थिंग वाज दैट बिफोर माय फ्लाइट टुक ऑफ यस्टरडे, पाकिस्तान ये मैच जो है ये खत्म कर चुका था। एंड मैं उस वक्त वी वर अबाउट टू टेक ऑफ जब पाकिस्तान जो है ये मैच बल्कि जीत भी गया। सो वेल डन टू इमामुल हक यस्टरडे, बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली। ये इमाम और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी, जो कि अच्छी फास्ट पेस पार्टनरशिप थी, उसने जो थोड़े बहुत नर्व्स थे लोगों के उसको पुरसुकून किया। और पाकिस्तान वेल स्टिल आई थिंक वी वन बाय 4 विकेट्स। कहना चाहिए कि द पेसिमिस्ट माइट से कि यार हमें और आसानी से जीत जाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि मैं कल आपको कह रहा था कि ये छोटे चेज जो पाकिस्तान है, ये हमें इनके पाकिस्तानियों के छोटे चेज जो हैं ये हमें काफी तंग करते हैं और बड़े परेशान करते हैं। लेकिन खैर द गुड थिंग इज दैट वी मैनेज टू डू दैट। आखिर में 2 विकेटें फजूल गिर गई, वैसे हम 6 विकेटों से मैच जीत जाते बिकॉज जो सऊद आउट हुए वो तब तक मैच तो सेव हो चुका था। और सैफी भाई जो आउट हुए स्वीप करने के चक्कर में तो वो फजूल की विकेटें गिर गई, वरना हम 6 विकेटें वुड हैव साउंडेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन 4 विकेट्स। लेकिन इत्तेफाक की बात है, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि पिछले साल 20 जुलाई को भी गाल में हमने शिकस्त दी थी श्रीलंका को 4 विकेटों से। इस साल 20 जुलाई गाल में हमने शिकस्त दी श्रीलंका को, वो भी 4 विकेटों से। और 133 रन पाकिस्तान ने बनाए अभी दूसरी इनिंग में, जिसमें इमामुल हक के नॉट आउट 50 रन थे। और मैंने कल ये ट्वीट भी किया कि इमाम के ये 50 रन जो हैं ये शायद रावलपिंडी में या लाहौर में बनाए जाने वाले 100 रन के बराबर थे। बिकॉज 1 द बॉल वाज टर्निंग एंड 2 जो द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन भी तो मुश्किल थी। लेकिन खैर चलें जी, द गुड थिंग इज वी हैव वन दैट गेम। कांग्रेचुलेशंस सऊद शकील बिकमिंग द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर a double 100 in श्रीलंका। कुल मिला के उन्होंने मैच में बनाए 238 रन्स और जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो भी मिला। आई मीन हिज करियर इज ऑफ टू अ ब्रिलियंट स्टार्ट। आई मीन सऊद शकील के अगर आप करियर की बात करें, ज़ाहिर है सऊद 2015 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था कराची वाइट्स की जानिब से खेलते हुए, एंड ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट वावडा इन दैट गेम। और तब से तकरीबन कोई 58-60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद उनको पाकिस्तान टीम में जो है वो जगह दी गई थी। और आपको ये भी याद होगा कि फिर उसके बाद उन्होंने अपनी टेस्ट की जो इनिंग्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उसका आगाज़ किया। और चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ उनका डेब्यू था जिसमें उन्होंने पहले जो रावलपिंडी टेस्ट में 37 और 76 रन बनाए, और लगातार 3 50s उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी। फिर मुल्तान टेस्ट की दोनों इनिंग्स में जो है वो सऊद ने 63 रन बनाए और फिर उसके बाद 94 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली 100 वो उसमें नहीं बना पाए थे। कराची टेस्ट में 23 और 53 रन उन्होंने बनाए। वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज।
फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट हिज होम ग्राउंड इन कराची, और 150 और 100 उनकी इस सीरीज में उन्होंने स्कोर किया. और सरफराज के अलावा जो पाकिस्तान के नोटेबल परफॉर्मर थे, ऑफ कोर्स ही वाज देयर. एंड नाउ इस टेस्ट में ऑलरेडी अपनी धाक बिठा चुके हैं, अपने करियर की पहली डबल 100 स्कोर कर चुके हैं, अपने मैं टेस्ट करियर की बात कर रहा हूं. और दूसरी इनिंग में उन्होंने बहुत जिम्मेदाराना ये 30 रन बनाए. सो कंग्रेचुलेशंस, वेल डन यंग मैन. और मैं कल यूट्यूब शो में भी यही बात कर रहा था कि इनके ओडीआई की भी जो है ना, या लिस्ट ए क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो उसमें सऊद हैज गॉट अ गुड रिकॉर्ड. आई थिंक 45 की इनकी जो है वो एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट में. और पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स वो 5 मैचेस खेल चुके हैं, 4 इनिंग्स उनकी रही हैं, जिसमें 150 उन्होंने बहरहाल इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो लॉर्ड्स में स्कोर की थी. ये 2021 की बात है. लेकिन ज़ाहिर है ये अगर परफॉर्म करते रहेंगे, मेरा यही ख्याल है, आई थिंक ही विल बी अ पार्ट ऑफ द एशिया कप स्क्वाड पाकिस्तान का, विच कैन ओपन द रूम फॉर हिम फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल. सो लेट्स सी क्या होता है जी. सो अब सिचुएशन ये है दैट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पहला टेस्ट मैच तो हो गया, और बड़े अरसे बाद श्रीलंका की टीम जो है वो गाल के अलावा कहीं और टेस्ट मैच खेल रही होगी. गाल की विकेट का आप जानते हैं जी, आपने अंदाजा, कल कमेंटेटर भी बार बार रसल आर्नल्ड ये बात बताए जा रहे थे कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा नताइज देने वाली विकेटों में से एक है. आई मीन यू हैव टू गो बैक अराउंड 10 years जब आखिरी बार यहाँ पे मैच ड्रॉ हुआ था. अब जो है ये दोनों टीमें मूव करेंगी कोलंबो, और कोलंबो में सिंगली स्पोर्ट्स क्लब जो है, नॉट द मेन, वहाँ का जो बड़ा स्टेडियम है दैट इज द प्रेमदासा स्टेडियम, बट अभी जो ये मैच होगा ये सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में होगा. और बड़ा सिंपल सा स्टेडियम है. मेरा इत्तेफाक हुआ एक बार सिंगली स्पोर्ट्स क्लब, वो जो आखिरी मैच जयवर्धने और इन्होंने खेला था, कौन था दूसरा, संगाकारा इन्होंने, तो आई वाज देयर इन दैट मैच. इत्तेफाक से एक सेशन हम लोग देखने गए थे. सो 12, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना है आपको, बिकॉज 24 जुलाई से इस मैच का जो है वो आगाज होना है. और चलें, जब इस मैच का आगाज होगा तो फिर हम जरा इसके हवाले से बात करेंगे, बिकॉज 1-2 ऑब्जर्वेशन जरूर है मेरी पाकिस्तान की इस टीम के हवाले से. बट 12 चलें, ये हो गई बात. अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से. एंड इंग्लैंड जो है उन्होंने एक अपनी क्या कहते हैं बैस बॉल का एक बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इस वक्त ये टेस्ट मैच जो है ये जारी है एट द ओल्ड ट्रैफर्ड, दो एट द ओल्ड ट्रैफर्ड इन मैनचेस्टर. 2 दिन का खेल हो चुका है और आप कह सकते हैं दैट इंग्लैंड इज इन कंप्लीट कंट्रोल राइट नाउ. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 317 रन बनाए, और जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 384 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं. बट ये 384 रन इंग्लैंड ने तकरीबन 5.5 रन फी ओवर की औसत से बनाए हैं. कल जब खेल खत्म हुआ तो बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे 14 रन पर, और हैरी ब्रूक जो हैं उन्होंने माफी का बेन स्टोक्स ने 24 रन बनाए थे, और हैरी ब्रूक जो है वो बैटिंग कर रहे थे 14 रन पर. लेकिन उससे पहले धुआंधार परफॉर्मेंस दी जैक क्रॉली ने, जिन्होंने 182 गेंदों पे 189 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 3 छक्के शामिल थे. मुइन अली ने 82 गेंदों पे 54, जो रूट ने 95 गेंदों पे 84 रन बनाए, और 4 खिलाड़ी इस प्रोग्राम में बेन डकेट सिर्फ 1 रन बना सके, और 2 विकेटें हासिल की मिच स्टार्क ने, एक जॉश हेजलवुड और एक कैमरन ग्रीन. सो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बिल्कुल जो है वो नाकाम नजर आ रही है इस वक्त. इंग्लैंड को ऑलरेडी 67 रन की जो है वो बढ़तरी हासिल हो गई है, और आज अगर ये लेट्स से 1-1.5 सेशन बैटिंग करके 150-200 रन बना लेते हैं, देन 200 रन की लीड देने में कामयाब हो जाते हैं, विच दे शुड बी एबल टू डू आई बिलीव. सो या आई थिंक 2-2 एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स द फिनाले टेस्ट मैच, और जो है जो कि ऑफ कोर्स ओवल में होना है. एंड व्हाट अ सीरीज दैट वुड बी, इंग्लैंड गोइंग टू. खैर अभी बहुत क्रिकेट होनी है, मैं कहाँ से अभी आखिरी टेस्ट के लिए जो मैंने प्लानिंग करनी शुरू कर दिया, बट अमेजिंग क्रिकेट मैन, जबरदस्त. चलें जी, अब क्या है, इसके अलावा इंडिया भी एक्शन में है अगेंस्ट अ वेरी वीक वेस्ट इंडियन साइड. और कल जब खेल खत्म हुआ पहले दिन का एट पोर्ट ऑफ स्पेन, तो इंडिया ने बना लिए थे 288 रन. उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, एक मौके पर 182 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे. अच्छा जी, विराट कोहली जो है बैटिंग कर रहे हैं 87 रन पर, रविंद्र जडेजा ने 36 रन बनाए हैं, और इससे पहले जो है वो जायसवाल, यशस्वी जायसवाल ने 57 रन, शुभमन गिल ने सिर्फ 10 रन बनाए, रोहित शर्मा 80 रन बनाकर आउट हुए. और इस सीरीज का क्या बोलें यार, ये तो बिल्कुल एक वन वे ट्रैफिक है. जाहिर है
वेस्ट इंडीज की वही बड़ी इनएक्सपीरियंस साइड एंड स्टफ, लेकिन खैर चलें जी. ओके, और क्या खबर है हमारे पास भाई? विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का हो गया है आगाज. मैं कल उसका जिक्र भी कर रहा था. जाहिर है थोड़ी सी तवज्जो जो है वो जो वाकया हुआ ऑकलैंड में उसकी तरफ चली गई थी, लेकिन बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर इन एक्शन येस्टरडे और दोनों टीमें जो हैं वो कामयाब रही. स्पेशली न्यूजीलैंड ने जो है वो नाइजीरिया की टीम को शिकस्त दी, विच इज नहीं, न्यूजीलैंड ने नॉर्वे की टीम को शिकस्त दी. नाइजीरिया तो अभी मैच खेल रहा है अगेंस्ट कनाडा, लेकिन ये आई थिंक दैट्स अ बिग विन जो कि इन्होंने हासिल की है. दीज न्यूजीलैंडर जो प्लेयर हैं. अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की ओवर आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और एक पेनल्टी की बदौलत. अच्छा, मुझे नहीं पता था ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन फुटबॉल टीम है उसको मेटिल्डास कहा जाता है. मेटिल्डास, आई डोंट नो, आई नीड टू फाइंड आउट द रीजन, बिकॉज इनके आपको पता है कि फुटबॉल टीमों के जो निकनेम्स हैं वो दिए जाते हैं. न्यूजीलैंड की विमेन फुटबॉल टीम को क्या कहते होंगे? आई मीन उनके हर चीज का ब्लैक लगता है ना, फलाना ब्लैक, ये वो, ब्लैक कैप्स, ऑल ब्लैक, टॉल ब्लैक, ब्लैक स्टिक्स. What are the women football team called? Check करते हैं. They won 1-0 against Norway. और देखते हैं अगर कोई मुझे सामने नजर आ जाता है यहाँ पे. नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा, बट चलें, we'll try to find out. Alright, चलें जी, great. अभी क्या कहते हैं, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. इसके बाद एक गाना सुनेंगे और वापस आके आप लोगों के मैसेजेस जो मौजूद हैं #sunrise with Adil, उसके उनको हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में और मजीद बातें होनी है, काफी सारी बातें होनी है. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Abrarul Haq and I know कुछ दोस्तों को ये गाना जो है वो मैं मतलब अबरार की आवाज इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट यार there was a time when I actually used to enjoy this song. मुझे इसके कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं अबरार, बिकॉज अबरार की पंजाबी जो वो यूज करते हैं गानों में वो अक्सर मैंने सुना है जो मॉडर्न पंजाबी स्पीकर्स हैं उनके लिए भी मुश्किल होती है, लेकिन ये फिर भी आई ऑलवेज लव द बीट ऑफ द सॉन्ग, टेक्स मी लॉन्ग टाइम बैक. लेकिन बहरहाल आज काफी दिनों बाद लाइब्रेरी में नजर आया, मैंने कहा चलो जी चला जाते हैं गाना. चलो जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. महनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद, मी हियर विद किड्स सिंस मंडे एंड एंजॉयड अ लॉट, हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस, नाउ गोइंग टू मरी. इस्लामाबाद इज द बेस्ट प्लेस in Pakistan for living, no doubt. Yeah, absolutely no doubt. इसमें तो खैर कोई शक नहीं है महनाज, that Islamabad is in fact the best place. और मैं बड़ा कभी कभार हैरान होता हूँ और मैं अक्सर अपनी इस बात का इजहार भी करता हूँ कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जब मायूसी की और जो है ना वो मुश्किलात की बातें करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि बच्चों कभी कराची में रह के दिखाओ तो तुम्हें पता चले उस कराची का एक अलग देयर इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, एक अलग मसला है इधर का जो रहने का है. So, बहरहाल क्या कह सकते हैं, लेकिन चलें जी, enjoy your time. You're heading to Murray now and I'm assuming you'll be heading, आप अपने गांव जा रही होंगी इसके बाद. So cool man. डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, good morning. And then अरशद गुमरो कहते हैं heard in the news that World Cup promo issued by ICC is more focused on Indian. यार सुन लिया करें ना आप, हमारा रात में देख लिया करें प्रोग्राम आप YouTube लाइव, उस वक्त जो है उसमें काफी तफसील से इसका जो है वो हमने जिक्र किया था. अच्छा जी, इनामुल्लाह जमीन कहते हैं इमरान खान ज्वाइंस टिकटॉक. अच्छा, तो काफी पुरानी बात हो गई है इमरान खान के टिकटॉक ज्वाइन करने की, मतलब 4 दिन कितने हो गए, मतलब 3 मिलियन अब तो उनके फॉलोअर्स भी हो गए हैं सुना है. हसान शेख कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट द SBP प्रीमियम बॉन्ड्स ऑफ 40,000. इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन दीज, प्लीज शेड सम लाइट. ये कौन से बॉन्ड हैं, लाइक आर दीज द प्राइस बॉन्ड्स एंड ऑल, या आर दीज कौन से बॉन्ड, किसकी बात कर रहे हैं आप, क्यों, व्हाई डू वांट टू बाय दिस यार, डोंट गेट इनटू दिस यार. बाकी आपके अपने प्रिंसिपल्स की भी बात होती है अगर ये प्राइस बॉन्ड्स वाली चीज में आप जाना चाहते हैं. अकबर कहते हैं, सर अकबर कहते हैं अदील, योर फ्रस्ट्रेशन विद हु ऑल द गवर्नमेंट एंजॉय इंटरनेशनल visit with our money is much less than the frustration we in Lahore feel when your show goes on loop with disconnected repetition. The first issue might be resolved, लेकिन यार मैं क्या बोल सकता हूँ सीरियसली, लाइक टेक्निकल टीम शुड बी लुकिंग इनटू दीज थिंग्स, आई अज्यूम देखना चाहिए उनको, बिकॉज दैट्स द वन जॉब दैट दे हैव इज टू एंश्योर कि ट्रांसमिशन जो है वो जो मेरी आवाज़ माइक तक पहुंचती है या हमारे किसी भी आरजे की आवाज़ माइक तक पहुंचती है वो हमारे सामीन के कानों तक पहुंचे बगैर किसी तात्तुल के और बगैर किसी मुश्किल के. सो मैं क्या कह सकता हूँ इसके हवाले से यार, मैं सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूँ सर अकबर साहब,
इसके अलावा अनीक अहमद साहब, आपने जो खबर शेयर की है ये हम प्रोग्राम में सुबह शामिल कर चुके हैं. A Florida jury has awarded an 8-year-old girl $800,000 in damages after she was severely burnt when a McDonald's chicken McNugget fell on her leg. Alright, चलें जी. इसके अलावा जो है वो क्या खबर है जनाब. अदील पॉजिटिव, गुना मिलेगा तुमको फहीम. ओके, मिस्टर कलीम का कहते हैं अगर हुकूमत अपनी नाकामी पिछली हुकूमतों पर डाल दे और पिछली हुकूमत पिछली पे, तो इस तरह सारा मलबा कायदे आजम पर गिरेगा. वैसे वाकई दैट्स वेरी वेल सेड एक्चुअली यार. हर हुकूमत पिछली हुकूमत पर ही डाल रही होती है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. अच्छा जी, अबरार से याद आया, जवाद कहाँ है आजकल? सर्फ वर्फ तो नहीं खा लिया? वैसे व्हाट्स द सीन? आजकल ट्वीट नहीं कर रहे जवाद, बिकॉज आई डोंट फॉलो हिम सो आई डोंट नो. अच्छा जी, आसिफ अयाद साहब ने खबर शेयर की है अबाउट कंबोडिया, और मैं कंबोडिया के हवाले से ये खबर जो आपने शेयर की अब से थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ रहा था, और ये हम जरा इस पर आगे चल के बात की जा सकती है मेरे ख्याल से. अच्छा, आगे चल के हम मजीद बात करेंगे. We will talk about a literally very senior American diplomat is in China, Henry Kissinger. जो कि चलें उजरा हिस्टोरी, उनकी बड़ी इज्जत दी जा रही है उनको चाइना में, नाउ दैट ही इज इन चाइना. सो द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी थोड़ी सी बात करेंगे और मजीद डिस्कशन करते हैं, और भी खबरें शामिल करेंगे. थोड़ा बहुत कुछ इकोनॉमी के नंबर्स हैं उनको भी जरा देखते हैं अगर मुझे टाइम मिल जाता है. Alright, that was the Coke Studio version of Khamaj, Shafqat Amanat Ali and Fusion का, I would say what a beautiful evergreen song that was. और Zebi Butt भी कहते हैं beautiful version of Khamaj remind us of the beautiful era of Pakistani pop music. Yeah, perhaps the best era of Pakistani pop music. A lot of people say it was perhaps the 90s. Yeah, maybe mid 90s to the first 6-7 years of 2000. Amazing music came, no doubt. Alright, so 8:40 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, अमेरिका के एक साबिक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर इज इन चाइना. और हेनरी किसिंजर अमेरिका के साबिक वजीर खारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें कहा जाता है. ही इज अ डेमोक्रेट. और जिमी कार्टर प्रेसिडेंट हुआ करते थे. हम 1970s की दहाई की मैं ये बात कर रहा हूँ, अब से 50 साल पहले से भी जायद की जो है मैं बात कर रहा हूँ. और जिमी कार्टर के दौर में जो है ये अमेरिका के वजीर खारजा हुआ करते थे. और ये वो दौर था, आप जानते हैं कि जिस वक्त कोल्ड वॉर जो है, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जो कोल्ड वॉर थी वो अपने उरूज पर थी. इनको दुनिया के टॉप डिप्लोमेट्स में माना जाता था उस वक्त. और 1970s में चाइना को मेन स्ट्रीम में लाने में Henry Kissinger played a very important role. Yeah, I think there was some role for Pakistan and all and stuff. ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन Kissinger की चाइना में बड़ी रिस्पेक्ट है. और उस रिस्पेक्ट का अंदाजा जो है वो इस बात से किया जाता है कि जिस तरह उनको वेलकम वहां पे किया गया, इवन दो इज 100 years old now, he is exactly 100 years old. उनको जिस तरह उनका इस्तकबाल वहां पे किया गया. और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने खुद मुलाकात की इनसे. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत सेलेक्ट ऑडियंस से जो है वो मिलते हैं. अब से थोड़े अर्से पहले जो है वो जेनेट येलन आई हुई थी, अमेरिका की वजीर खजाना जिन्हें आप कह सकते हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनसे शी जिनपिंग नहीं मिले. और जॉन कैरी आए हुए थे जो कि अमेरिका के माहौलियात के हवाले से स्पेशल अब उनके नुमाइंदे हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं दी थी. काफी कोल्ड सा रिस्पॉन्स अमेरिकन ने उनको दिया था. एंथनी ब्लिंकन से बार-बार उन्होंने मुलाकात की थी, अमेरिका के वजीर खारजा से जो अभी वजीर खारजा हैं. लेकिन असल जो इन्होंने कल बड़े अच्छे प्लेजेंटरीज भी एक्सचेंज की हेनरी किसिंजर के लिए. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैंने भी ये पढ़ा कल कि चाइना में उनको अभी भी बहुत इज्जत और एहतराम की नजर से जो है वो देखा जाता है. बिकॉज अगर आपको ये बात याद हो तो 1971 के आगाज, यानी उस दहाई के आगाज में जो इस वक्त मुल्क ताइवान है, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना वो कहते हैं अपने जबान में, या अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना क्लेम करते हैं, दैट वाज द एक्चुअल चाइना. ओके, और वो जो मेन चाइना था जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में भी सीट नहीं मिली थी. यानी ताइवान हैड द चाइनीज सीट बिकॉज यू नो द स्टोरी एंड ऑल, चाइनीज सिविल वॉर, ये सारी चीजें, और जिसकी वजह से जो है वो
चाइनीज सिविल वॉर जो कि माओ जेडोंग जीतने में कामयाब हुए थे, उन्होंने शिकस्त दी थी चियांग काई शेक को और वो ताइवान में चले गए थे. जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वहां की वो ताइवान चले गए थे. ताइवान बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एंड ऑल. चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड स्टफ. सो चाइना काफी हद तक कटा हुआ था दुनिया से टिल 1970s और चाइना को फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सीट दिलाना और फिर उसके अलावा अमेरिका के उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना, इन सब में हेनरी किसिंजर प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ ही इज बैक इन चाइना और जाहिर है इनके वापस चाइना जाने की भी एक वजह होगी. वो सिर्फ घूमने फिरने वहां पे नहीं गया. आई डोंट थिंक एट द एज ऑफ 100 यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन मे बी सीइंग द वर्ल्ड बाय देन. लेकिन उनके जाने की जो बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी कि अमेरिका और चाइना में एक बार फिर से वो रिप्रोचमेंट एक वर्ड यूज किया जाता है, यानी एक दोनों मुल्क एक दूसरे के एक बार फिर से जरा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आने के टाइम से आपको पता है कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप हैड सम एडमिरेशन फॉर शी जिनपिंग एंड ऑल, लेकिन अमेरिकन ऑडियंस के लिए वो खेल रहे थे और अमेरिकन ऑडियंस को अपने मुल्क की इक्तिसादी मुश्किलात के लिए एक विलन बन चाहिए था और उन्होंने चाइना को एक विलन बना के प्रेजेंट किया कि अमेरिका की जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो चाइना की वजह से हो रही हैं. चाइना हमारी जॉब्स उठाकर ले गया है, चाइना पूरी मैन्युफैक्चरिंग ले गया है, अब सर्विसेज भी ले जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है, ये सारी बातें. तो अगर आपको याद हो ट्रंप के टाइम पे पाबंदियां लगा दी गई थी चाइना पे, ट्रेड सैंक्शंस लगाई गई थी, चाइना ने भी जवाबी पाबंदियां लगाई थी, फिर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, फिर चाइना ने पाबंदियां लगाई थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप चले गए. डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बाइडेन साहब भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से. आपसे शायद मैंने इस बात का अक्सर मैं ये बात बोलता रहता हूँ दैट इट्स अ बाई पार्टिजान इशू. इट्स दिस एनिमिटी जो चाइना के साथ नफरत है या चाइना के साथ जो दुश्मनी है, अमेरिका की जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं कि भाई चाइना के साथ लड़ाई है, हमारी नाराजगी है. सो फिर आपको पता है रूस में जो चाइना ने रोल प्ले किया है इस यूक्रेन वाली वॉर में. सो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि अब अमेरिका जो है वो कुछ एक बार फिर से ताल्लुकात और राब्ते जो है वो इस्तवार कर रहा है. एंड हेनरी किसिंजर के इस विजिट को जो है वो उसी लेंस से देखा जा रहा है. अब इसमें ताल्लुकात में फर्क पड़ेगा या नहीं, वेल एज वी से आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन खैर चलें जी, आई थॉट बिग इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट वाज. और अगर आप अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे भी जाएंगे और अगर आप किसिंजर लेट्स से लिखते हैं तो आप ये देखेंगे कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी अच्छे अल्फाज उनके लिए जो अदा कर रहे हैं कि हमारी एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, ही वाज सेइंग दैट इन मैंडरिन टू हेनरी किसिंजर. नेचुरली उनको कोई इंटरलोक्यूटर या इंटरप्रेटर जो है वो उसको तर्जुमा कर रहा होगा और वो उसमें शी जिनपिंग ये कह रहे थे कि जो अच्छे लोग हैं, चाइनीज प्रोवर्ब ये कहती है कि अच्छे लोग जो हैं उनको ज्यादा जिंदगी मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छाई को जो है वो स्प्रेड कर सकें. सो हेनरी किसिंजर के लिए बेसिकली वो ये वर्ड्स अदा कर रहे थे. दैट्स वेरी नाइस. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अंदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. जल्दी जल्दी कुछ इंटरनेशनल खबरों पे जरा नजर डालते रहते हैं. और व्हाइट हाउस ने कल एक कॉन्फर्मेशन दी है और ये रशियंस को काफी गुस्सा दिला देने वाली जो है कॉन्फर्मेशन है. और ऐसा लग रहा है कि Americans are getting desperate in this war in Ukraine. They want this war to be over. इसका कोई नतीजा उनको चाहिए. और जो मैं पिछले काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि वो जो वादे और इरादों का इजहार किया गया था कि बस समर्स आने दें और स्प्रिंग्स आने दें और ऐसा जबरदस्त एक यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव होगा, रशिया को तहस नहस करके देंगे, उसमें उनको जो है वो फायदा हो नहीं रहा है और उसमें कोई अफाका हो नहीं रहा है. इतने हथियार देने के बावजूद अभी मैं इनसाइडर में, बिजनेस इनसाइडर जो उनकी पब्लिकेशन है अमेरिकन, उसमें मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि जी ये सिर्फ टैंक देने से जो है ना वो फर्क नहीं पड़ेगा. यानी पहले बताया जा रहा था कि जी वो लेपर्ड टैंक इनके पास आ जाएंगे तो फिर उसके बाद बस बिल्कुल जंग की शक्ल बदल जाएगी एंड ऑल. तो यूक्रेन को दबा के अरबों अरबों डॉलर की इमदाद भी मिल रही है, असला भी मिल रहा है, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा है इस जंग में. अच्छा, अमेरिकन ने जो एक बड़ा खतरनाक कल रात हमारे वक्त के मुताबिक एक बात को मान लिया है और उन्होंने ये बोला है, अनाउंस किया है कि जी अमेरिकन क्लस्टर बॉम्ब्स आर इन यूज इन रशिया.
और बेसिकली होता क्या है ना, क्लस्टर बम जैसे कि नाम बता रहा है, होता ये है कि रादर देन अ टारगेटेड बॉम्ब, अ टारगेटेड मिसाइल, आप करते ये हैं कि आप बेसिकली टाइनी बॉम्बलेट्स होते हैं, यानी छोटे 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 जो है ना वो बॉम्ब्स होते हैं जो कि किसी एक सर्टेन एरिया में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं. सो आप किसी एक चीज को टारगेट नहीं कर रहे होते बल्कि वो डिफरेंट वो लॉन्च किसी रॉकेट के थ्रू ही होते हैं, बट बिफोर they hit the ground, they disperse into small bomblets and all. तो वो यूक्रेन कुछ अरसे से डिमांड कर रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन ये नहीं करेंगे बिकॉज क्लस्टर एम्यूनेशन जो है वो एक कंट्रोवर्शियल वेपन माना जाता है. इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द ह्यूमन राइट्स ग्रुप, जो इंसानी हकूक के मुख्तलिफ इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं, वो इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाती रहती हैं और तकरीबन 100 के करीब मुल्कों ने इसको बैन भी कर दिया है क्लस्टर बॉम्ब. लेकिन अमेरिकन ऑफ कोर्स आप जानते हैं इस तरह के किसी भी मुआहदे पे जो है वो साइन नहीं करता. वैसे तो बड़े ही अब्बू जी बनते हैं वो दुनिया भर में इंसानी हकूक के, लेकिन बात यही है कि अमेरिका के लिए एट द एंड ऑफ द डे उनके मफादात ही होते हैं. ओ ये बात तो कल किसी ने कही भी थी अपनी तकरीर में. लेकिन खैर अब आप ये देखिए कि उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो देने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन को, यानी एक कंट्रोवर्शियल वेपन. इस लेवल की डेस्परेशन जो है वो अमेरिकन की हो चुकी है बिकॉज दे जस्ट नॉट एबल टू बीट यूक्रेन, टू बीट रशिया इन दिस यूक्रेन वॉर. रशिया पहले ही इनको ये बात बोल चुका था कि अगर तुमने क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए तो क्लस्टर बॉम्ब जो है वो तो हमारे पास भी हैं. और कहते ये हैं कि क्लस्टर बॉम्ब हम भी यूज करेंगे. तो रशियंस जो है वो अब इन क्लस्टर बॉम्ब को जवाब में यूज करता है या नहीं करता, दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन अमेरिकन का ये कहना है कि द यूज ऑफ दीज क्लस्टर बॉम्ब्स बाय द यूक्रेनियन इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द वॉर. इस जंग में जो है वो असर पड़ रहा है. सो एक और अमेरिका की जानिब से ये इंसानी हुकूक वो कहना चाहिए कि एक और कंट्रोवर्शियल वेपन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फॉर देम द एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स. चलें जी आगे बढ़ते हैं. फिर हम बात करते हैं जरा इंडिया के हवाले से. इंडिया में मणिपुर की खबर कल आपने सुनी भी होगी, आज ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था. मणिपुर इंडिया की जो शुमाल मशरिकी 7 सिस्टर स्टेट्स कही जाती हैं उनमें से एक पहाड़ी स्टेट है और ये एक ट्राइबल स्टेट है. यहाँ पे कबीले रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में. और कल हुआ ये कि परसों से इंडियन सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश करना शुरू हुई है जो कि एक बहुत ही खौफनाक सी वीडियो है जिसमें बेहतर है आप ना ही देखें और आपकी नज़र से ना ही गुजरे, बट 2 खवातीन जो हैं उनको बरहना हालत में उनको परेड करवाया जा रहा है. और ये जो खवातीन इनको परेड करवाया जा रहा है ये बेसिकली अब वहाँ के एक माइनॉरिटी एक ट्राइब है जिसको कुकी ट्राइब कहा जाता है. ये जो इस वक्त मणिपुर में, असल में देखिए बात ये है, कल मैं अपने यूट्यूब शो में मैंने कल काफ़ी तफसील से इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो नज़र डाली थी और होपफुली मैं वो क्लिप निकाल के अलग से शेयर भी कर लेता हूँ. बट मणिपुर में, इंडियन रियासत मणिपुर में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो कबायली नौयत के हैं. वहाँ पे 2 कबीलों के दरमियान एक मेजॉरिटी वहाँ का एक ट्राइब है जिसको मीती ट्राइब कहा जाता है, उनकी और एक माइनॉरिटी ट्राइब है कुकी ट्राइब, उनके दरमियान जो है ये लड़ाई चल रही है जिसने इस स्टेट को तकरीबन बिल्कुल बंद करके रख दिया है. तकरीबन 3.25 मिलियन की पॉपुलेशन की जो है वो ये स्टेट है. हैरानकुन बात यह है कि इंडियन मीडिया पे आपको मणिपुर के हालात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती हुई नज़र नहीं आती. ये तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया जहाँ पे थोड़ी बहुत खबर, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा कवरेज दे रहा है. पॉइंट इज़ दैट इंडिया में जनरली हमें पता है कि इंडियन मीडिया इस वक्त एक ही ज़बान बोलता है. खैर हम हमेशा पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बड़े फ़ख्र से ये बात बोला करते थे कि पाकिस्तानी मीडिया में रूम फॉर डिसेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, खैर अब जो हालात हैं. लेकिन इंडियन मीडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट, जो इंडियन स्टैब्लिशमेंट है जो कि इस वक्त बीजेपी RSS बेस्ड उनकी जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थॉट रखने वाली स्टैब्लिशमेंट है, उनकी बोली बोलता है, उनकी जबान बोलता है. एक NDTV वाहिद चैनल वहाँ पे हुआ करता था, वो भी आपको पता है कि मोदी के करीबी दोस्त गौतम अडानी ने जो है वो खरीद लिया है. सो अब NDTV जो है वो भी
इसको नशर नहीं करता. सो बहरहाल आपको ज्यादा इंडियन मीडिया पे इसके हवाले से खबर मिलेगी नहीं. इंडियन मीडिया इस वक्त सिर्फ इंडिया पॉजिटिव, इंडिया ग्रोइंग, इंडिया ये, इंडिया वॉर, यही चीज नजर आ रही है. और ये हम फिर पाकिस्तान में भी यही बातें कर रहे होते हैं. मसलन ये है कि जी पाकिस्तान में इतने रुपए का फलाना, इतने रुपए का आलू, इतने रुपए का ये. अभी देखिए इतने दिनों से कोई बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान में टमाटर कितने का और इंडिया में टमाटर कितने का. आपको पता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, McDonald's in India has taken out tomato from their menu because tomato has become so expensive in India that they just can't consume tomato right now. So anyway, I'm giving you an example. Coming back to Manipur, इन दो बंदियों की वीडियो आई और कहते ये हैं कि ये वीडियो बेसिकली बनाने के बाद उनको बरहना हालत में परेड कराने के बाद इन खवातीन का गैंग रेप भी किया गया. और ये खबर इसलिए ज्यादा शोर मच गया बिकॉज कल फाइनली इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो इसको अपोजिशन पार्टीज ने इस मैटर को उठाया कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन मणिपुर, क्या किया जा रहा है उसके हवाले से. तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो खड़े हुए और अपनी वही भराती हुई आवाज, और वो ड्रामेबाज तो बहुत बड़ा है कि जी ये भारत को बहुत, भारत के मुंह पे एक सियाह दाग है और ये है और हम पनिश करेंगे और सजा देंगे और ये सब होगा. इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कल इस हवाले से जो है वो कमेंट दिए हैं. कहते हैं एक बंदे को गिरफ्तार किया गया, बाकी बंदों को भी जो गिरफ्तार किया जाएगा. लेकिन द अनफॉर्चुनेट इशू इज दैट रेप इज यूज्ड एज a weapon in the war, और इसको इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया में किया गया है, चाहे वो 1984 एंटी सिख राइट्स थे, और कश्मीर में, गुजरात में बिल्किस बानो का केस अगर आपको याद हो, एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था. और ये अनफॉर्चुनेट है एक वाकया, वाकयात हैं जो कि होते हैं अनफॉर्चुनेटली. या रेप इज यूज्ड एज, हमने पता है बोस्निया हेर्जेगोविना में रेप वाज यूज्ड एज a massive weapon in the war. लेकिन बहरहाल आप देखते ही हैं मणिपुर के हालात हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आती है इसमें, क्या होता है सिलसिला. फौज वगैरह तो उन्होंने वहाँ पे बिठा दी है. बट लेट्स सी. चलें जी, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कंबोडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी, बिकॉज कंबोडिया में आज सुबह अखबार में खबर आई हुई है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है और उम्मीदवारों पे जो है वो नजर रखी जाएगी और उम्मीदवारों पे ये होगा और वो होगा, कार्रवाई की जाएगी, फौरी एक्शन किए जाएंगे, फलाना किए जाएंगे. लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मैनी इन पाकिस्तान, आई डोंट नो हाउ मच ट्रस्ट डू वी हैव इन दिस एंटायर प्रोसेस. सो कंबोडिया के बारे में भी जो है वो यही खबर आ रही थी कि द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, इन साहब का नाम हुन सेन है, और ये एक बार फिर से इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं. एवरीवन इन कंबोडिया नोज who is going to win the election. That is going to be Mr. Hun Sen, because अपने मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी सब थी, उसको हुन सेन साहब ने जो है वो पाबंदी लगा दी है उन पे, और उसको जो है वो बैन कर दिया एंड ऑल. और इसी शख्स की वजह से जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे ममालिक दे हैव गॉन थ्रू एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट्स एंड ऑल, इनके बिल्कुल बॉर्डर में बराबर में वियतनाम है जिसने अमेजिंग ग्रोथ जो है वो शो की है. इन साहब की वजह से जो है ये मुल्क काफी पीछे रह गया है कंबोडिया. इट्स अ वेरी पुअर कंट्री बाय द वे. लेकिन खैर चलें जी, टाइम मिला तो फुर्सत से बात करेंगे इस हवाले से. लेकिन काफी सारी मुमासलत एक और मुल्क से नजर आ रही है, मुल्क का जिक्र नाम नहीं कर रहा, आप खुद समझ सकते हैं. वक्त आ गया, आप लोगों से इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.